Good afternoon, dear students. In the previous lecture, we have studied about design period and the variation in the flow of sewage. And before that, we have discussed how do we calculate the amount of sewage generated from a particular area. Today's topic is estimating the peak drainage discharge. मीन्स जो भी ड्रेनेज किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जेनरेट हो रहा है उसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं. दिस इज अवर टुडेज टॉपिक. नाउ व्हाई डू वी नीड टू estimate this peak drainage discharge? So as I have told you that we design a proper sewerage system in order to collect the sewage and in order to treat it. तो दो टाइप के हमारे सीवरेज सिस्टम होते थे, दो नहीं तीन टाइप के, बेसिकली सेपरेट, कंबाइन एंड पार्शियली सेपरेट. तो सेपरेट सिस्टम में आपने देखा था कि जो भी एज यू कैन सी है, द सीवर्स एंड द ड्रेन्स ऑफ अ सेपरेट सीवरेज सिस्टम should be designed to carry the maximum sewage discharge and the maximum runoff, right? Respectively. ऐसे ही आपके जो कंबाइंड सिस्टम के सीवर्स हैं, जैसे कि लिखा है, whereas the sewers of a combined sewerage system should be designed to carry the sewage discharge plus the rain runoff. इसका मतलब है आप कोई सा भी सिस्टम डिज़ाइन करो, अगर आप सेपरेट सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें आपके दो पाइप्स होंगे, सीवर्स और ड्रेन्स, और सीवर से आपका पास होगा सीवेज एंड जो ड्रेन से उससे पास होगा आपका ड्रेनेज. और वैसे ही अगर कंबाइंड सिस्टम है तो उसमें आपका एक कॉमन पाइप रहता है मेन, और उससे दोनों ही आपके सीवेज एंड ड्रेनेज दोनों पास होंगे. तो वेदर यू डिज़ाइन एनी सिस्टम यू नीड टू नो द अमाउंट ऑफ बोथ सीवेज एज वेल एज ड्रेनेज. मतलब आप चाहे सेपरेट सिस्टम डिज़ाइन करें या कंबाइंड सिस्टम डिज़ाइन करें, आपको पता होना चाहिए कि जिस भी जगह के लिए हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं उस जगह से कितना सीवेज जनरेट हो रहा है एंड कितना ड्रेनेज जनरेट हो रहा है. ड्रेनेज, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ द रन ऑफ पोर्शन ऑफ द रेनफॉल फॉलिंग ऑन दैट एरिया. मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी रेनफॉल हो रही है उसका कुछ पार्ट तो इन्फिल्ट्रेशन होकर ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेगा, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है जो सरफेस के ओवर फ्लो करेगा, जिसे कि हम रन ऑफ भी कहते हैं आपके हाइड्रोलॉजिकल टर्म्स के से अगर हम देखें तो उसे रन ऑफ कहलाता है वो. तो जो रन ऑफ जनरेट हो रहा है रेन से उसको हम कहते हैं बेसिकली स्टॉर्म सीवेज या ड्रेनेज. सो सीवेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, दैट इट इज टेकन अप्रॉक्स 80% ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाइड टू दैट एरिया. मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जितना भी पानी सप्लाई हो रहा है उसका 80% हम एज्यूम करते हैं दैट सीवेज उतना जनरेट हो रहा है. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस ड्रेनेज? मतलब ड्रेनेज अगर आपको डिजाइनिंग करनी है किसी भी जगह के लिए तो आप ड्रेनेज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट? So before studying about the various formulas, let us study about this topic, the runoff process and the peak runoff rate, right? तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जनरल बताया है कि जब भी रेन किसी पर्टिकुलर एरिया में फॉल होती है तो अ पार्ट ऑफ इट इज इंटरसेप्टेड बाय द सॉइल. मतलब कुछ पार्ट उसका सॉइल से इंटरसेप्ट होता है, मतलब सॉइल उसे एब्जॉर्व कर लेती है और नीचे उसे ग्राउंड वाटर में इन्फिल्ट्रेट कर देती है. सम पार्ट ऑफ इट इज एवेपोरेटेड, कुछ पोर्शन उसका एवेपोरेट हो जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, वो फ्लो करता है ओवरलैंड, मतलब लैंड के ऊपर, टुवर्ड्स द वैलीज एज स्टॉर्म रन ऑफ. मतलब जो रिमेनिंग तीसरा पार्ट है वो लैंड के ऊपर फ्लो करेगा एंड फाइनली वो क्या होगा, आपके ड्रेन्स को ज्वाइन कर लेगा, जिसको ही हम कहते हैं स्टॉर्म रन ऑफ, राइट? तो यही हमारा ड्रेनेज है जिसको कि हमें कैलकुलेट करना होता है. तो नाउ लेट अस डिस्कस हाउ डू वी डिटरमाइन दिस पीक रन ऑफ और ड्रेनेज. मतलब मैक्सिमम कितना ड्रेनेज जनरेट हो रहा है इस एरिया से, जिसको कि पीक रन ऑफ भी कहते हैं. पीक मतलब यहाँ पे आपका है, पीक से मतलब है मैक्सिमम. तो मैक्सिमम कितना ड्रेनेज जनरेट हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये पीक रन ऑफ है, मतलब मैक्सिमम ड्रेनेज जो है किसी भी कैचमेंट से, कैचमेंट मतलब कोई भी एरिया है, राइट? मतलब जिस एरिया के ऊपर आपकी रेनफॉल हो रही है उसे कैचमेंट कहते हैं. तो किसी भी कैचमेंट से कितना मैक्सिमम ड्रेनेज जनरेट होता है वो डिपेंड करता है आपके वेरियस फैक्टर्स पे, सच एज टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, द इंटेंसिटी and duration of rainfall, and the rainfall distribution, then the soil moisture deficiency,
the direction of the prevailing storm, the climatic conditions and the shape, size and type of catchment basin. Means जो मैक्सिमम ड्रेनेज जनरेट होगा किसी एरिया से वो इन वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब किस टाइप की आपकी प्रेसिपिटेशन है, उस प्रेसिपिटेशन की क्या इंटेंसिटी या ड्यूरेशन है, देन रेनफॉल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, देन वो जो एरिया है उसमें कितना आपका सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी है, देन प्रिवेलिंग स्टॉर्म्स जो वहाँ पे स्टॉर्म्स हैं उनका क्या डायरेक्शन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, एंड फाइनली शेप, साइज एंड टाइप ऑफ कैचमेंट बेसिन। मतलब कैचमेंट बेसिन मतलब जिस एरिया में आपकी रेन फॉल कर रही है उसका कैसा शेप है, साइज है, इन सब फैक्टर्स पे क्या डिपेंड करता है हमारा मैक्सिमम ड्रेनेज। तो इसीलिए क्योंकि ये वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो इसीलिए एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ पीक रन ऑफ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप चाहे कोई सा भी फॉर्मूला निकालें, आप प्रिसाइसली उसकी वैल्यू को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज रन ऑफ डिपेंड्स ऑन दीज वेरियस फैक्टर्स विच आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इसीलिए पहले आपके कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलाज यूज होते थे, ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम आजकल रिसेंट ईयर्स में आपका जो फॉर्मूला यूज होता है उसे कहते हैं हम रेशनल मेथड, ठीक है। तो मोस्टली अब जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज रेशनल मेथड। प्रीवियसली आपके एम्पेरिकल फॉर्मूलाज वर मोर कॉमन, बट आपको दोनों के बारे में पढ़ना है। और ये जो रेशनल फॉर्मूला है ये जो हमारा रिजल्ट देता है ये कम एरिया के लिए एक्यूरेट रिजल्ट देता है। मतलब अगर एरिया आपका मोर देन 400 हेक्टेयर्स है तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एरेनियस होते हैं, एरर होती है उन रिजल्ट्स में। तो दैट इज वाई ये जो हमारा फॉर्मूला है रेशनल फॉर्मूला, दिस इज यूज्ड फॉर स्मॉलर एरियाज जो कैचमेंट एरिया हो कम हो, एंड द एरिया लेस देन 400 हेक्टेयर का जब होगा तो उसको हम रेशनल फॉर्मूला को यूज करेंगे। एंड इफ अगर जो हमारा एरिया वो 400 हेक्टेयर से ज्यादा है देन वील यूज अवर empirical formulas, right? So now let us discuss first this rational formula. Before studying rational formula, let us discuss some common terms in hydrology. That is, your first term is your time of concentration, right? So this term you must have studied in your hydrology also, right? So let us revise it. That time of concentration is the time after which the entire area will start contributing to the runoff. You can see its definition here. The period after which the entire area will start contributing to the runoff is called as time of concentration. Now let us discuss this in detail. मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका एरिया है, राइट, जिसके ऊपर आपकी रेन फॉल कर रही है, सपोज ये हमारा कैचमेंट एरिया है जो ड्रॉ किया गया है, सपोज दिस इज अवर कैचमेंट एरिया और ये हमारा आउटलेट पॉइंट है। मतलब यहाँ से इस पूरे एरिया से पूरी रेनफॉल जब यहाँ से निकलेगी ये हमारा आउटलेट पॉइंट है, राइट। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसी रेन स्टार्ट हुई, सपोज 5 मिनट्स का टाइम हुआ, तो ये जो 1 से मैंने एरिया अंडरलाइन किया है सिर्फ यहीं से वाटर रीच कर पाएगा एज रन ऑफ, क्योंकि जो एरिया यहाँ पे है, जो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से वाटर को यहाँ रीच करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, राइट। और एट द स्टार्टिंग सिर्फ जो पॉइंट्स आउटलेट पॉइंट के पास होंगे, जैसे कि 1 और 2 ये ज्यादा पास है, मोस्ट नियरेस्ट 1 पॉइंट है, तो सबसे पहले रन ऑफ का वाटर इसके थ्रू आउटलेट पे रीच करेगा। फिर सपोज ये हो रहा है हमारा टाइम टी पे, राइट, देन धीरे धीरे करके जब टाइम T1 हुआ, राइट, T1 ग्रेटर देन T, तो जो 2 एरिया है इससे भी आपका रन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट करने लग गया आउटलेट पॉइंट को, मीन्स यहाँ से भी रन ऑफ पहुंच गया आउटलेट पॉइंट तक। देन हमारा आया टाइम T2 में थर्ड एरिया जो थर्ड स्ट्रिप है इससे भी हमारा वाटर रीच कर गया आउटलेट पॉइंट पे। एंड देन लास्ट है हमारा टाइम TC, ठीक है। TC मीन्स जब ये फोर्थ जो एरिया है, सॉरी दिस विल बी T3, जब T3 टाइम आया तो फोर्थ एरिया से भी आपका पानी रीच कर गया आउटलेट पॉइंट पे। फिर लास्ट एक टाइम आएगा TC जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, जब इस रिमोटेस्ट पॉइंट से, ये रिमोटेस्ट पॉइंट है, आउटलेट पॉइंट ये है और ये सबसे दूर इसका रिमोटेस्ट पॉइंट ये है, तो यहाँ से भी जो रन ऑफ है वो यहाँ रीच कर गया, तो इसी TC टाइम को ही हम कहते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। आपको इस फिगर से समझ आ गया होगा, मतलब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वो टाइम है जब आपका जो वाटर है, रन ऑफ है, वो इवन रिमोटेस्ट पॉइंट से भी आउटलेट तक पहुंच जाता है। मतलब एट द स्टार्टिंग ओनली सम पोर्शन ऑफ द कैचमेंट एरिया विल कंट्रीब्यूट टू द रन ऑफ, बट at time of concentration, when the time of concentration is reached, the entire area, catchment area will start contributing to the runoff, and that time is called as time of concentration, right? तो इससे आपको समझ आ गया कि time of concentration में क्या होगा, जब entire area पूरे runoff को contribute करने लग जाएगा, मतलब remotest part से भी जब runoff outlet point तक पहुंच जाएगा, ये आपका outlet point है,
तो उसको ही हम कहते हैं, उस टाइम को ही हम कहते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. So this was your time of concentration. ये term हम इसलिए पढ़ रहे हैं because this term is used in our rational formula. So I think time of concentration term is clear to you. Now what happens अगर हमारी एक रेनफॉल है जिसका की ड्यूरेशन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से कम है, मतलब अगर हमारा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन सपोज है 1 आवर लेकिन रेनफॉल हुई सिर्फ 30 मिनट्स के लिए, तो जो हमारा ड्रेनेज होगा वो मैक्सिमम नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरे एरिया ने कंट्रीब्यूट नहीं किया रन ऑफ को, राइट? क्योंकि पूरा एरिया कब कंट्रीब्यूट करता? जब हमारा टाइम किसके, रेनफॉल का जो टाइम है वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता. तो दैट मीन्स जब हमारी रेन की ड्यूरेशन, इट इज रिटन हियर, रेन हैविंग अ ड्यूरेशन lesser than the time of concentration will not be maximum. मतलब जो रन ऑफ रिजल्ट होगा, the runoff resulting from a rain having a duration lesser than the time of concentration will not be maximum. मतलब रन ऑफ इस केस में तो मैक्सिमम होगा नहीं, राइट? क्योंकि इंटायर एरिया कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. और ये भी देखा गया है कि रन ऑफ इज ऑल्सो नॉट मैक्सिमम इवन व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द रेन इज मोर देन द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. मतलब अगर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से ज्यादा भी हमारी रेनफॉल की ड्यूरेशन है देन उस केस में भी हमारा पीक रन ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो रेन की इंटेंसिटी है वो रिड्यूस कर जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यूरेशन. मतलब रेनफॉल की जब ड्यूरेशन बढ़ेगी, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से भी ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है रेनफॉल की वो कम हो जाती है. क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगेन इन हाइड्रोलॉजी दैट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन. मतलब अगर रेनफॉल की ड्यूरेशन ज्यादा है तो जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है. तो इट मीन्स अगर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से ज्यादा हमारा रेनफॉल का टाइम है देन ऑल्सो हम पीक ड्रेनेज नहीं अचीव कर पाएंगे क्योंकि इंटेंसिटी रेन की रिड्यूस हो जाएगी. तो इसका मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड that the maximum runoff will be obtained from the rain having a duration equal to the time of concentration and this is called as critical rainfall duration. मतलब maximum runoff यानी peak drainage हमें कब मिलेगा? जब रेनफॉल की जो ड्यूरेशन है वो इक्वल टू है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के, कम भी नहीं है एंड ज्यादा भी नहीं है, जस्ट इक्वल टू है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के. तो जो रेनफॉल रन ऑफ हमें मिलेगा वो होगा हमारा मैक्सिमम रन ऑफ, और इसी ड्यूरेशन को हम कहते हैं क्रिटिकल रेनफॉल ड्यूरेशन. और इस टाइम पे जो हमारी रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी, राइट? यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ ऑल्सो, ये हमारा क्यू, यहाँ पे हमारा रन ऑफ का डिस्चार्ज है ये, और ये टाइम है. जब क्यू और टाइम के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, स्टार्टिंग में आपने देखा टाइम जैसे जैसे बढ़ा तो ये क्यू हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट आ रहा है टीसी जहाँ पे हमारा मैक्सिमम क्यू हमें ऑब्टेन हो रहा है. टीसी यही आपका टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है और ये मैक्सिमम हमारा रन ऑफ है, राइट? तो यही अभी मैंने आपको समझाया कि जब हमारी टाइम इक्वल टू टीसी होगा, टाइम ऑफ रेनफॉल विल बी इक्वल टू टीसी, तो जो हमारा रन ऑफ ऑब्टेन होगा वो मैक्सिमम होगा. टाइम्स जब टीसी से कम टाइम है तो आप देख सकते हैं रन ऑफ मैक्सिमम जो ड्रेनेज है वो मैक्सिमम नहीं है, कम है, राइट? और इससे आगे ग्राफ या तो इधर स्ट्रेट लाइन होगा मतलब कांस्टेंट रहेगा या फिर डिक्रीजिंग होगा. डिक्रीजिंग कब होगा? जब हमारी रेनफॉल की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी जब टाइम टी इज ग्रेटर देन टीसी तो या तो वो कांस्टेंट रह रहा है ग्राफ, मतलब डिस्चार्ज इतना ही रहेगा मैक्सिमम, या फिर ये डिक्रीजिंग होगा मतलब रेनफॉल की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो ये डिस्चार्ज कम होता रहेगा. क्योंकि ऑब्वियसली टीसी टाइम वो टाइम है जब सारे एरिया ने रन ऑफ कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया. तो इसका मतलब अगर इससे ज्यादा भी टाइम है तो रन ऑफ जो आएगा वो तो उतना ही आएगा ना, राइट? क्योंकि एरिया तो सेम है तो रन ऑफ उतना ही जनरेट होगा या उससे कम होगा, है ना? कम कब होगा? जब इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कम हो जाएगी. और कांस्टेंट कब रहेगा? जब इंटेंसिटी सेम रहेगी. तो इसलिए टीसी ही वो टाइम है जिसमें हमें मैक्सिमम रन ऑफ फ्रॉम एन एरिया ऑब्टेन होता है, राइट? सो नाउ अब आपका जो रेशनल फॉर्मूला होता है वो आपका इक्वल टू होता है. नाउ आई होप द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज क्लियर टू यू. तो जो आपका ड्रेनेज फॉर्मूला, रेशनल फॉर्मूला है, दैट इज योर, you can see here QP equals to 1/36 into K into PC into A, जहाँ पे कि आपका QP है पीक रेट ऑफ रन ऑफ इन क्यूमेक्स. मतलब जो पीक डिस्चार्ज उस जगह से जेनरेट होता है जो कि हमें कैलकुलेट करना है इन क्यूमेक्स. क्यूमेक्स मीन्स आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो QP तो वही है आपका. K है आपका कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, दिस विल बी गिवन मोस्टली टू यू. एंड आपका A है कैचमेंट एरिया इन हेक्टेयर्स, राइट? तो कैचमेंट एरिया हेक्टेयर्स में ही आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है. आप अगर मीटर स्क्वायर में गिवन है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्टेयर में. द कन्वर्जन इज इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू
10⁴ मीटर स्क्वायर, राइट। तो अगर आपको मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में गिवन है, सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट एरिया, राइट। एंड जो आपकी पीसी है वो है आपकी क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी। ये क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है? ये वो इंटेंसिटी है जो कि मैक्सिमम रन ऑफ करेगी, मतलब टाइम ऑफ उस रेनफॉल जिसका ड्यूरेशन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के इक्वल है, उस रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है उसी को कहते हैं क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी, एंड इट अगेंस्ट डिपेंड अपॉन द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. So this is your basically rational formula which is to be used when the area of the given catchment is less than 400 hectares. ऐसा क्यों? Because it gives accurate value for smaller areas only. इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट के आपको गिवन रहेगा और जो ए है एरिया उसको हेक्टेयर में ही पुट करना है. अगर क्वेश्चन में गिवन है हेक्टेयर में तो वेल एंड गुड. If it is not given in hectares then you have to convert it into hectares, right? And PC is your critical rainfall intensity in सेंटीमीटर पर आवर. अगेन यू हैव टू रिमेंबर इसको सेंटीमीटर पर आवर में ही रखना है, नॉट इन mm पर आवर, राइट. सो ये होती है आपकी, ये होता है आपका रेशनल फॉर्मूला. नाउ समटाइम्स your critical rainfall intensity is not given in the question, so you just have to determine it using time of concentration, right? तो जो time of concentration पे depend करता है critical rainfall intensity, basically ये दो आपके फॉर्मूले हैं. अगर आपका time of concentration 5 to 20 minutes के बीच में given है तो critical rainfall intensity जो obtain होगी वो होगी 75/t+10, जहाँ पे कि t है आपका time of concentration in minutes. मतलब आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे in minutes तो आपको p critical rainfall intensity मिल जाएगी सेंटीमीटर पर आवर में, राइट. सेम अगर t जो है 20 से 100 मिनट के बीच में वैरी कर रहा है तो आपका ये सेकंड वाला फॉर्मूला है, राइट. तो इन केस क्वेश्चन में आपकी क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी नहीं गिवन है तो आपको टाइम ऑफ कंसंट्रेशन गिवन रहेगा एंड यू हैव टू डिटरमाइन दिस p यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज, राइट. नाउ ये तो था आपका रेशनल फॉर्मूला. नाउ अगर आपका जो एरिया है वो 400 हेक्टेयर से above है then you will use these some empirical formulas which were previously also used. तो इसमें जो आपके मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका पहला ये हो गया बर्कली ज़ीगलर फॉर्मूला. दिस इज जस्ट सिंपल फॉर्मूला. आपका ये फॉर्मूला है QP equals to 1/455 into K dash into P into A into under root S0 upon A. इसमें QP आपका अगेन पीक ड्रेनेज है, पीक ड्रेनेज या पीक रन ऑफ सेम इन क्यूमेक्स यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड में. K आपका रन ऑफ कोफिशिएंट है, P आपकी मैक्सिमम रेनफॉल इंटेंसिटी है, A इज योर ड्रेनेज एरिया इन हेक्टेयर्स, S0 इज द स्लोप ऑफ द ग्राउंड, राइट. तो ये हो गया आपका बर्कली ज़ीगलर फॉर्मूला. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज समटाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली कि बर्कली ज़ीगलर फॉर्मूला क्या है, तो नीचे आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज दे देगा, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. Now next is your Dickens formula, again important regarding objective questions. So this formula is generally used for इंडियन कैचमेंट्स एंड स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडियन कैचमेंट्स. मतलब इंडिया में जो नॉर्थ इंडियन वाले कैचमेंट्स हैं बेसिकली उनके लिए डिकन्स फॉर्मूला यूज होता है एंड ये डिकन्स फॉर्मूला होता है QP इक्वल्स टू C इंटू m⁴. अगेन QP आपका पीक डिस्चार्ज है, C आपका कांस्टेंट है, राइट, और M है आपका कैचमेंट का एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पे जो आपका एरिया वो किलोमीटर स्क्वायर में है डिकन्स फॉर्मूला में. आपको ये जो अगर ये फॉर्मूले से आप निकालते भी हैं डिस्चार्ज तो अगेन आपको एरिया किलोमीटर स्क्वायर में रखना होगा बिकॉज इट इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला. इसमें आपको जिस यूनिट में स्पेसिफाइड रहता है उसी में रखना पड़ता है, राइट. तो समटाइम्स ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ इंडियन कैचमेंट्स में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है तो आप डायरेक्टली उसमें आंसर पुट करेंगे डिकन्स फॉर्मूला. और समटाइम्स इस तरह भी पूछा जाता है डिकन्स फॉर्मूला इनमें से कौन सा है, नीचे आपको फॉर्मूले गिवन रहेंगे तो आपको याद रखना इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला QP equals to C into m⁴, right. Same is third one is your Rives formula. ये आपका जो है दिस इज एप्लीकेबल टू साउथ इंडियन कैचमेंट्स, राइट. तो नॉर्थ इंडियन कैचमेंट्स में आपका डिकन्स फॉर्मूला है और राइव्स फॉर्मूला आपका है साउथ इंडियन कैचमेंट्स में. ये फॉर्मूला आपका लगभग आपका इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डिकन्स फॉर्मूला, बस इसमें पावर डिफरेंट रहती है. दैट इज QP इक्वल्स टू C1 इंटू m⁴ C1 अगेन आपको कांस्टेंट है, M एरिया आपका इन किलोमीटर स्क्वायर और पावर जो यहाँ पे 2/3 है. डिकन्स फॉर्मूला में आपकी पावर जो है 3/4 है, राइट. और राइव्स फॉर्मूला में आपकी पावर जो है 2/3. तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं क्योंकि इन दोनों सिमिलर है तो यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट. द लास्ट वन इज योर इंग्लिश फॉर्मूला, राइट. इंग्लिश फॉर्मूला जो है इट इज एप्लीकेबल टू द फैन शेप्ड कैचमेंट्स, ठीक है. जो मतलब फैन के शेप के कैचमेंट्स रहते हैं, आपने कैचमेंट्स के डिफरेंट शेप पढ़े होंगे, तो जो फैन शेप कैचमेंट्स है उनके लिए हमारा इंग्लिश फॉर्मूला यूज होता है, राइट. और ये फॉर्मूला है क्या, दिस इज इक्वल्स टू
QP इक्वल्स टू 123 इंटू एम अपॉन अंडर रूट एम प्लस 10.4, जहाँ पे कि QP आपका अगेन रन ऑफ है इन क्यूमेक्स और M है आपका एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, राइट। और इसको सिंपली हम ये भी लिखते हैं 123 रूट एम। तो ये कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलाज हैं विच यू नीड टू स्टडी एंड टू यू नीड टू रिमेंबर ऑल्सो, बिकॉज समटाइम्स दे आर बीइंग आस्क्ड। अगर आपके जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले आपको जनरली हम रेशनल फॉर्मूला ही यूज करते हैं, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू चेक द एरिया ऑफ द कैचमेंट। इफ इट इज लेस देन 400 hectares, then you will use rational formula to calculate the drainage, and if it is greater than 400 hectares, then you can use any one of these formulas, and mostly it will be mentioned that which formula has to be used, then you will use any one of these empirical formulas, right? So this is the way to calculate the drainage. इस तरीके से आप ड्रेनेज यानी पीक ड्रेनेज किसी भी एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर जब हम सीवेज भी कैलकुलेट करना हम सीख गए हैं और ड्रेनेज भी कैलकुलेट करना सीख गए हैं, नाउ हम अगले लेक्चर्स में ही देखेंगे कि हाउ डू वी डिजाइन दिस कंबाइन और सेपरेट सिस्टम, मतलब इनको हम किस तरह डिजाइन करते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ एनी डाउट यू मे आस्क। थैंक यू।